हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर का जो है आज अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें आज तीसरी क्लास होनी है जिसमें आपको कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाया जाएगा। तो कंप्यूटर में मेमोरी कितनी होती है, ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है और मेमोरी का क्या काम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मेमोरी का उपयोग डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। मेमोरी का उपयोग क्यों होता है? डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम होगा, किसी प्रोग्राम को स्टोर करने का काम किसका है? मेमोरी का। ठीक है, तो क्या पता चला है? मेमोरी का उपयोग डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में आपको इसमें पता चलेगा। आगे देखिए, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, कभी कभी पूछता है कंप्यूटर में डेटा किसकी सहायता से प्रोसेस होता है। तो कंप्यूटर में डेटा मेमोरी की सहायता से प्रोसेस होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ देगा तो हम वहां पे लिखे दे रहे हैं आपका। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा मेमोरी की सहायता से प्रोसेस होता है। मेमोरी की सहायता से प्रोसेस होता है, ये बात आप यहां पर याद कर लीजिए। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा किसकी सहायता से प्रोसेस होता है, तो मेमोरी की सहायता से प्रोसेस होता है। आगे लिखा हुआ है मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में देखिए। यह मदरबोर्ड पर लगी रहती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मदरबोर्ड पर लगी रहती है। ये एक पॉइंट तो ये याद कर लीजिए। और प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से लगी होती है, जिनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं, वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है आपकी। जैसे रैम, रोम, कैशे मेमोरी। इसको कैशे मेमोरी लिखते हैं। ठीक है, और या फिर कैचे मेमोरी, जो भी आप पढ़ें स्पेलिंग यही रहेगी, कैचे मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, ये रैम, रोम, कैचे मेमोरी और रजिस्टर्ड मेमोरी ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में होती है। ठीक है, आगे नोट आपको याद करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? यह प्रोग्राम को स्टोर करती है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं इतने टाइम, तो जो प्रेजेंटेशन हमने बना रखी है और ये प्रेजेंटेशन जो चल रही है इतने टाइम आपके सामने चल रही है, और जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो जितना भी इतने टाइम वर्तमान में काम चल रहा है सीपीयू पर, ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम को स्टोर करती है जो वर्तमान में सीपीयू पर प्रोसेस किया गया है। ठीक है, जैसे हम जितने भी प्रोग्राम इतने टाइम खोले हुए हैं वो सीपीयू पर प्रोसेस हो रहे हैं, तो सीपीयू पर जो प्रोसेस हो रहे हैं तो उन प्रोग्रामों को कौन स्टोर कर रहा है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आपकी रैम। अगर अचानक से लाइट चली जाए और आपका कंप्यूटर या मेरा कंप्यूटर जिस पे हम वर्क कर रहे हैं ये कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए, तो कोई भी डेटा इसमें रुकने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी डेटा यहाँ पर रुकेगा नहीं जब तक हम उसको सेव नहीं कर लेंगे तब तक। ठीक है, जब सेव कर लेंगे तो वो आपका परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी देखिए क्या होता है। यह बाहर से प्रयोग में लाई जाती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिनको हम लोग क्या करते हैं? बाहर से यूज करते हैं। ठीक है, अपने काम के अकॉर्डिंग हम लोग बाहर से इसमें लगाते हैं। जैसे एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है? हार्ड डिस्क। तो हम लोग हार्ड डिस्क जो होती है ये हम लोग अपने यूज के लिए जितनी जरूरत होती है उतनी लगा लेते हैं। एसएसडी भी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये भी हमको जितना भी जरूरत होगी उतने के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी आपकी जितनी स्टोरेज के अकॉर्डिंग जितना जरूरत है। वैसे 700 MB सीडी में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। या फिर वीडियो नहीं मिलेगा तो वर्सेटाइल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? वर्सेटाइल और डिस्क। तो ये आपको मिल सकता है वहां पर। ठीक है, और पेन ड्राइव भी होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है डीवीडी की 4.7 GB होती है। और यहाँ पर आप आ जाए पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव का ही दूसरा नाम है फ्लैश ड्राइव। क्या है? फ्लैश ड्राइव। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब आता है रैम। रैम के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। रैम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या लिखा हुआ है?
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद ही करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आविष्कारक यानी रैम का आविष्कार किसने किया? रोबोट डेनार्ड। किसने किया है? रोबोट डेनार्ड ने। कब किया है? 1968 में, ठीक है। रैम का आविष्कार किसने किया? रोबोट डेनार्ड ने। कब किया? 1968 में। रैम को हम लोग बोलते हैं, इसे मुख्य मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी, ठीक है। रैम आपकी कैसी मेमोरी है? मेन मेमोरी है। यह अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई का मतलब इंग्लिश में वोलेटाइल बोलते हैं और हिंदी में आपको इसको बोलना होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है, इसीलिए अस्थाई मेमोरी होती है। रैम दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी कि रैम जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आविष्कार रोबोट डेनार्ड ने किया। कब किया? 1968 में किया। इसे हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं और इसे अस्थाई मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम होता है। आगे आ जाओ। एस रैम का फुल फॉर्म अभी बताया हमने, स्टैटिक रैम होता है। तो रैम का फुल फॉर्म देखिए, एस का मतलब स्टैटिक। कभी कभी पूछ देगा आपसे एस रैम में एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब क्या है? स्टैटिक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म है। ये बात समझ में आ गई? स्टैटिक रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें क्या होता है? इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। एस रैम जो होती है स्टैटिक रैम होती है, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। और यहाँ डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आपको यहाँ पर डेटा जो होता है बनाना होता है, बनाए रखना होता है, मतलब हमारे मेमोरी से डेटा जाए ना एस रैम से, तो इसके लिए आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती बार बार। लेकिन डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है। तो डी का फुल फॉर्म बताया हमने, डायनेमिक रैम। तो कभी कभी यहाँ पूछ देगा आपसे डी रैम में डी का मतलब क्या है, तो डायनेमिक होता है, ये लिखा हुआ है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या बात होती है समझो इसका। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है, ठीक है। एस रैम में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है डेटा स्टोर करने के लिए, डी रैम में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और एस रैम में आपको डेटा स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डी रैम में आपको डेटा बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। आगे, वर्तमान में डी रैम का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। वर्तमान में डी रैम का प्रयोग अधिक होता है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में या तो DDR2 रैम लगी होगी या फिर DDR3 रैम लगी होगी। DDR का मतलब क्या है? डबल डेटा रेट। DDR का मतलब क्या है? डबल डेटा रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोम। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? ये लिखा है रीड ओनली मेमोरी। अब आपने पढ़ा रैम का आविष्कार। रैम का आविष्कार आपको हमने बताया रोबोट डेनार्ड ने किया था। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है रोबोट डेनार्ड ने, ठीक है। रैम का आविष्कार कब किया? 1968 में। आगे आए हम, रोम का आविष्कार कब हुआ? तो आपकी रैम है, रोम का आविष्कार यहाँ पर है। ये रोम का आविष्कार 1956 में वेन वेन सिंह चाओ ने किया है, ठीक है। किसने? वेन सिंह चाओ ने किया है। कब किया? 1956 में। इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के समय डेटा को प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन बाद में इसमें रीराइट, इरेज, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये परमानेंट मेमोरी होती है, यानी स्थायी मेमोरी होती है। इसे देखिए, इसलिए इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल कहते हैं। देखिए, स्थायी का मतलब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल ही है। इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल होता है और हिंदी में स्थायी मेमोरी होता है। रैम जैसे आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के ही समय डेटा इसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है। उसके बाद आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते, उसका डेटा मिटा नहीं सकते, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये बात आपको हमने पहले ही बताई कि प्राइमरी मेमोरी में चेंजेस हो ही नहीं सकते। अब देखिए, इसमें कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर या जो पहले से फाइल होती हैं जिनका काम कंप्यूटर को करना होता है। जैसे आप बटन दबाते हो तो कंप्यूटर ऑन कैसे हो जाता है? तो ये पोस्ट, ये इसमें एक फाइल पड़ी होती है जिसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। ये पोस्ट का फुल फॉर्म कभी पूछ दे आपसे तो क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। रिबूट, आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाते हो तो आपका रिबूट हो जाता है कंप्यूटर, उसकी भी फाइल कहाँ पड़ी होती है? रोम में।
पोस्ट की, आपने पावर बटन दबाया, कंप्यूटर आपका ऑन हो गया, उसकी फाइल आपकी कहाँ पड़ी होती है? रोम में। बायोस होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है बायोस का फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। रोम 3 प्रकार की होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, एक होता है डबल ईपी रोम। क्या होता है? डबल ईपी रोम। आगे लिखा हुआ है, वो आपको हम अभी पूरा पढ़ के सुनाएंगे, उसको क्या लिखा है उसके बारे में। पी रोम क्या होता है? पी रोम का फुल फॉर्म देखिए लिखा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पी का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल है। कभी आपसे पूछ दे पी रोम में पी का मतलब क्या है, तो पी रोम में पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, बाकी रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी वैसे ही है। अब इसमें इसका काम क्या है? इसमें प्रोग्राम को एक ही बार लिखा जाता है। भाई प्रोग्राम जो होता है उसमें एक ही बार लिखा जाता है, वो किसमें होता है? पी रोम में। उसके बाद ईपी रोम आता है। ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या मिला आपको? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम में ई का मतलब क्या है? इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रोम का रीड ओनली मेमोरी, वही पुराना। इसमें बार बार मॉडिफाई किया जा सकता है। देखिए जो ईपी रोम होती है, पी रोम का मतलब आपने पढ़ा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ईपी रोम, ईपी रोम में क्या होता है? डेटा को बार बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं दोबारा से उस पर। लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या रोम का डेटा मिटा सकते हैं? वैसे तो आप रोम का डेटा नहीं मिटा सकते, लेकिन आपके पास अगर अल्ट्रा वॉलेट की मदद से मिटा सकते हैं। अगर आपके पास अल्ट्रा वॉलेट की व्यवस्था है तो आप उससे आप रोम का डेटा मिटा सकते हैं। लेकिन कैसा? हाई अल्ट्रा वॉलेट होना चाहिए। कैसा? हाई अल्ट्रा वॉलेट अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप इसका डेटा मिटा सकते हैं आसानी से। कंप्यूटर की जो रोम होती है इसका डेटा आप आसानी से मिटा पाएंगे, लेकिन अल्ट्रा वॉलेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। आगे आपको मिलेगा डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम आपके पास है। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ पर ईपी इसके पहले पढ़ा, उसका मतलब होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इतना है। अब डबल ईपी में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। अब उसके बाद इसमें होता क्या है, ये बात आपको क्लियर करना है। इसमें विद्युत, ठीक है, इसमें विद्युत की मदद से मॉडिफिकेशन होता है। डबल ईपी रोम जो होती है इसमें आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मॉडिफिकेशन होता है, यानी कोई भी जिसमें चेंजेस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो जाएंगे आसानी से। यह मोबाइल फोन में प्रयोग होती है। जो आपकी डबल ईपी रोम होती है आपकी मोबाइल फोन्स जो आप यूज करते हो उनमें इसका प्रयोग होता है। इसे ही फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसे ही फ्लैश मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका डेटा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए इसका फ्लैश मेमोरी कहते हैं। फ्लैश का मतलब होता है उड़ना। तो मोबाइल का डेटा कई बार आपने देखा होगा उड़ा दिया जाता है आसानी से। आप फॉरगेट पास, जैसे आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप मोबाइल को रीसेट कराने जाते हो, फॉर्मेट कराने, ठीक है। तो उस स्थिति में आपके डेटा जो होता है लॉस हो सकता है, तो इसलिए फ्लैश मेमोरी कहते हैं। आगे कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी जो होती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे तेज होती है ये मेमोरी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है? कैचे मेमोरी का साइज 256 केबी से 4 एमबी तक का इसमें डेटा स्टोर होता है। कितना? 256 केबी से लगा के 4 एमबी तक का डेटा किसमें स्टोर होता है? कैचे मेमोरी। 4 एमबी से ऊपर का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। और ये एक बार पेपर में आ भी चुका है, एसएससी के पेपर में आ भी चुका है कि जो कैचे मेमोरी होती है कहाँ पर लगी होती है। तो कैचे मेमोरी जो होती है सीपीयू और रैम के बीच लगी होती है। कहाँ लगी होती है? यह सीपीयू और रैम के बीच यानी के मध्य लगी होती है। तो रैम को हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। अगर आपके पेपर में आता है सीपीयू और मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के बीच में, रैम और मुख्य मेमोरी के बीच में लगी होती है, तो भी आपका यही आंसर होगा। अगर आता है कैचे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच लगी होती तब भी सही है। सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य लगी होती, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। कितना डेटा स्टोर करते हैं इसमें? 256 से 4 एमबी तक का। सीपीयू और रैम के मध्य लगी होती है और मुख्य मेमोरी होती है ये, ठीक है। मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है। रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी लगी होती है? कैचे मेमोरी, ये आपको क्लियर होना चाहिए।
महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है, सबसे छोटी मेमोरी आपके कंप्यूटर में कौन सी होती है? तो सबसे छोटी मेमोरी आपकी रजिस्टर होती है। कौन सी होती है? ये कैच मेमोरी से भी फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर, ठीक है। सबसे तेज मेमोरी अगर आता है तो आप कैश मेमोरी लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो वहां पर रजिस्टर हो सकता है ऑप्शन में मिले, तो रजिस्टर ही सबसे तेज मेमोरी है और सबसे छोटी मेमोरी भी आपकी रजिस्टर है। अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम लोग अपने प्रयोग के आधार पर बाहर से हम लोग यूज करते हैं उनको, अपने जरूरत के अनुसार जितना डेटा हमें स्टोर कराना है उस पे हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, जो हम लोग बाहर से लगा के उसका डेटा स्टोर कर सकते हैं उस पे। तो यह दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार में कौन कौन सी होती है? एक होती है फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है? एक होती है फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी, पहली ये है। दूसरी आपकी होती है रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। पहला है फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा रिमूवेबल रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर हो सकता है आपको रिमूव की स्पेलिंग ये मिल जाए तो वो भी सही है, वैसे रिमूवेबल, ठीक है। वैसे लिखना यही होता है, वैसे अगर आपके पेपर में ये मिल गई तो गलत नहीं है, ठीक है। अब फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? इंटरनल फ्लैश मेमोरी होता है। इसके भी मतलब तीन भाग होते हैं जिसमें इंटरनल फ्लैश मेमोरी शामिल होता है। फिक्स्ड मेमोरी फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी शामिल है ये हम आपको बता रहे हैं। तो इंटरनल फ्लैश मेमोरी शामिल है, ठीक है। एसएसडी शामिल है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये हार्ड डिस्क, एचडीडी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसका फुल फॉर्म है। हार्ड डिस्क जो होती है स्लो होती है और एसएसडी जो होती है हार्ड डिस्क से 10 गुना ज्यादा तेज है, डेटा स्टोर करने में सक्षम है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होती है डेटा स्टोर करने में टाइम ज्यादा लेती है, एसएसडी डेटा स्टोर करने में कम लेती, कम जो है, जो समय है वो कम लेती है। यहाँ पर आप देखें जो एसएसडी होती है आपकी, एसएसडी जो है इसमें रीड और राइट, लिखने और पढ़ने की जो क्षमता है वो काफी तेज है, ठीक है। रीड और राइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। कितनी? बहुत ज्यादा है। और ये हार्ड डिस्क से 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा सक्षम है इससे, हार्ड डिस्क से, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क है ये आपका समय ज्यादा लेती है डेटा स्टोर करने में, इसमें मैग्नेटिक फाइल चढ़ी होती है इसलिए ऐसा टाइम जो है ज्यादा लेती है मैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद आता है रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है? सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी आपने कहीं कहीं देखा होगा लिखा रहता है, तो इसी का फुल फॉर्म है ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी का फुल फॉर्म है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव आपने एचडीडी का पढ़ा हुआ है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म अभी आपको बताया हमने, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको मिलेगा। देखिए अगर वहां डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोनों मिलता है तो आप टिक सबसे पहले डिजिटल वर्सेटाइल पे लगाएंगे, ठीक है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव होता है और ब्लू रे डिस्क होता है और फ्लॉपी होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं आगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आया सीडी। सीडी आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। अगर आप सीपीयू है आपके पास तो आप वहां देख सकते हैं सीपीयू में जो आपका डीवीडी राइटर यहाँ पे लगा होता है, डीवीडी राइटर जो लगा होता है, और यहाँ पे सीडी का फुल फॉर्म आसानी से लिखा होता है यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क, ज्यादातर सीपीयू में लिखा होता है, ब्रांडेड सीपीयू में, ठीक है। और अगर आप सीडी, पहले बहुत पहले सीडी आती थी, उस अगर आप लाते हो सीडी तो उस पर लिखा रहता था कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक ठीक है। इधर आपका लिखा रहता था 702 MB या 700 MB, इधर लिखा रहता था, और इधर आपका कॉम्पैक्ट डिस्क कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो सीडी में कितना डेटा स्टोर होता है? देखिए सीडी में डेटा स्टोर होता है 700 MB। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीडी आती थी उसमें 702 MB या तो 750 MB लिखा रहता था, तो 750 वाली में भी 700 डेटा आता है और 702 वाली में भी 700 MB का ही डेटा स्टोर होता है। और सबसे पहले सीडी जो है किसने बनाई? तो फिलीपींस कंपनी ने 1982 में बनाई थी। सीडी किसने बनाई? फिलीपींस, सॉरी फिलिपिस, फिलिप्स, फिलिप्स कंपनी ने 1982 में बनाई, ठीक है। कौन सी कंपनी है? फिलिप्स कंपनी है आपके, फिलिप्स कंपनी है। जो आजकल एलईडी आप देखते होंगे, एलईडी बल्ब आते हैं फिलिप्स कंपनी के, ठीक है, रॉड भी आते हैं, तो फिलिप्स जो है, फिलिप्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिलिप्स कंपनी है, इसने 1982 में सीडी बनाई सबसे पहले।
और इसका मीडिया टाइप क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ये कैसी है, ऑप्टिकल डिस्क, मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। डेटा कितना स्टोर होता है, 700 MB। कौन सी कंपनी ने सबसे पहले सीडी बनाया, तो फिलिप्स कंपनी ने सबसे पहले सीडी को बनाया। कब बनाया, 1982 में बनाया। मीडिया टाइप क्या, ऑप्टिकल डिस्क। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है सीडी में कितना डेटा स्टोर होता है, तो 700 MB। अब आता है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मिल जाएगा, या फिर इसकी जगह पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी सही है। इसमें स्टोरेज कितना होता है, 47 यानी 4.7 GB होता है। कितना, 4.7 GB, ये आपका है, ठीक है। हमने क्या बताया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। इसमें डेटा कितना स्टोर होता है, 4.7 GB। और इसके बाद हम फ्लॉपी डिस्क की ओर बढ़ते हैं। ये डीवीडी अलग है और ये फ्लॉपी डिस्क अलग है, ठीक है। ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये मैग्नेटिक डिस्क होती है। ये कैसी डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। यह 1969 में बनी थी, यानी इसका निर्माण कब हुआ, 1969 में। फ्लॉपी डिस्क का निर्माण 1969 में हुआ है, और आपकी जो सीडी है उसका 1982 में हुआ था फिलिप्स कंपनी के द्वारा। और यह दो प्रकार की होती है आपकी फ्लॉपी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कि आरओ में भी पूछा जा चुका है इसका क्वेश्चन, वो हम आपको बता रहे हैं। आरओ में भी इसका पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि यह दो प्रकार की आपने फ्लॉपी डिस्क देखी हो। आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी, जो पुराने लोगों ने देखी होगी। साइज में दो प्रकार की होती थी, एक होती थी 3.5 इंच की। 3.5 इंच को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी 3.5 इंच ही लिखा हुआ है। और एक होती है 5.25 इंच, यानी 5.25 इंच। और 5.25 को आप 5 सही 1/4 भी लिख सकते हो। ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। 3.5 इंच की एक होती है और एक 5.25 इंच होती है। ये इनके साइज लिखे हुए हैं, साइज की, इनके साइज, एक 5.25 इंच की हो गई, एक 3.5 इंच की हो गई फ्लॉपी डिस्क। अब बात करता है, सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, स्टोरेज कितनी है। तो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का साइज पूछा जाता है आपसे, स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो 1.44 MB। एक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डेटा स्टोर होता था, ठीक है। आगे आ जाओ, आपसे पूछ देगा फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है, इनमें से दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देगा आपको। पहली चीज, स्टोरेज पूछता है तो 1.44 MB आपको याद ही रखना है। फिर आगे आ जाना है आपको, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। देखिए डिस्क जहां पर ज्यादातर कंप्यूटर की बुकों में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो पेपरों में देखने को मिला है वहां डिस्क की जगह ऐसे लिख देते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। डिस्क पढ़ेंगे आप इसे भी इससे भी। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, एचडीडी का फुल फॉर्म है। इसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है, ये बात सबको पता है। स्टोरेज तो आप सबसे ज्यादा कर सकते हो इसमें, तो आप जितना आप चाहो, 500 GB हार्ड डिस्क आप अपने कंप्यूटर में लगवाना चाहो, 1 TB हार्ड डिस्क लगवाना चाहते हो आप अपने कंप्यूटर में, तो 1 TB लगा सकते हो। तो अभी तक तो इंडिया में खैर 1 TB से ऊपर की हार्ड डिस्क अभी दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो जितनी आपको लगता है 250 GB की जरूरत के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो सबसे ज्यादा डेटा तो इसमें स्टोर होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टाइम ज्यादा लेती है स्टोरेज में, बस ये इसका सही जवाब है। और बाकी स्टोरेज ज्यादा है, ठीक है। यह दो प्रकार की होती है, कौन सी, ब्लू रे डिस्क होती है और एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। ब्लू रे डिस्क जो होती है ना, ब्लू रे डिस्क जो होती है, इसमें आप एचडी वीडियो यानी अल्ट्रा एचडी वीडियो आप इसमें सेव करा सकते हो, अल्ट्रा एचडी, ठीक है। एचडी क्वालिटी, एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डिफिनेशन। क्या होता है, हाई डिफिनेशन, ये एचडी का फुल फॉर्म होता है। जो आप एचडी वीडियो देखते हैं वो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो एसएसडी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। और ये जो है हमने बताया हार्ड डिस्क जो है, देखो एसएसडी जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, इसमें आप 128 GB, 256 GB, इस तरह की एसएसडी आती हैं, आप जरूरत के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। इसकी स्पीड तो बहुत तेज होती है एसएसडी की, आप देखेंगे कभी अपने कंप्यूटर वगैरह में लगवाइए इसको, स्पीड आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार ये पेपरों में पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी का फुल फॉर्म है। जैसे एग्जांपल हमने लिख रखे हैं, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, एचडी कार्ड, ठीक है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? पेन ड्राइव आपका यूएसबी स्टोरेज डिवाइस में आता है, कार्ड रीडर आता है, एसडी कार्ड आता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? एसडी का फुल फॉर्म होता है, इसका लिख लो, पेपर में आपसे पूछ दे कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल। क्या होता है? सिक्योर डिजिटल। ये एसडी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है इसका मापन कैसे होता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है इसका मापन कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मापन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। देखिए 0 और 1 बिट कहलाते हैं। कंप्यूटर में आपको सबको पता है 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज जानता है, तो 0 और 1 जो होते हैं ये बिट कहलाते हैं आपके। यहाँ पे हमने लिख भी दिया कंप्यूटर में 0 एक बिट है, यानी ये एक बिट है और एक खुद एक बिट है। देखिए कंप्यूटर में एक एक बिट है, ठीक है। यानी अगर आप 0 दबाते हैं कंप्यूटर में तो एक बिट का डेटा वो टाइप हो जाता है, अगर आप 1 दबाते हो तो एक बिट का डेटा टाइप हो जाता है। तो 0 और 1 जो होते हैं वो एक बिट है, और 0 और 1 यानी ये और ये अगर एक साथ कहीं पर लिखे जाते हैं 0 और 1 ऐसे, तो ये एक साथ बिट्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? बिट्स कहलाएंगे। ये यहाँ पर मतलब बिट जो है कई सारे बिट्स मिलकर बिट्स बनाएंगे, तो कितना यहाँ पर 0 और 1 बिट्स कहलाएंगे अगर इकट्ठा 0 और 1 कहीं पर लिखा है तो। अब उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको समझने होंगे। कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में देखिए एक बात हम बताते हैं आपको, यहाँ बिट जो वर्ड लिखा गया था इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। बिट का फुल फॉर्म एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, तो बाइनरी डिजिट क्या है? बिट का फुल फॉर्म आपका है बाइनरी डिजिट। काफी लोगों को नहीं पता होगा ये, तो बाइनरी डिजिट होता है बिट का फुल फॉर्म। आगे आ जाइए। कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई आपकी बाइट है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई हमने बोला है तो ये आपकी बाइट होगी। फिर यहाँ पर कंप्यूटर में, यहाँ पर कंप्यूटर होगा, ठीक है। कंप्यूटर में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बिट में। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप वर्ड लिखते हैं जो शब्द आपने लिखा उसकी लंबाई हमें मापनी है तो बिट में मापेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कुछ भी लिखते हैं, राम लिखते हैं, ठीक है। तो ये राम जो वर्ड है ये 3 बिट का है। क्यों? आर एक बिट, ये एक बिट, ये एक बिट, तो कितना? ये जो है ये 3 बिट हो गए। तो ये जो नाम है इसकी जो है यहाँ पर हमने बोला शब्द लिखोगे उसकी लंबाई बिट में मापी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस होने की सबसे छोटी इकाई बाइट है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी? बाइट है। जबकि सबसे छोटी तो बिट होती है लेकिन ना प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी बाइट है। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई नापनी है तो उसमें बिट होगा। अगर आप एक लेटर टाइप करते हो, जैसे राम का आर आपने टाइप किया, तो एक अक्षर एक बाइट की जगह घेरता है, यानी जो आर है वो क्या है? एक बाइट की जगह उसने घेर लिया है। उसके बाद एक खाली स्थान भी एक बाइट की जगह घेरता है। अगर आपसे पूछ देता है पेपर में कि एक अक्षर जो है कितने बाइट की जगह घेरता है, तो वहां एक बाइट का आंसर होगा। अगर एक खाली स्थान है, अगर उस पूछ दे कभी एक खाली स्थान कंप्यूटर में कितनी जगह घेरता है, तो एक बाइट की जगह वो भी घेरता है। अब आ जाइए, किसी शब्द की लंबाई अधिकतम 64 बिट हो सकती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई अधिकतम कितने बिट की हो सकती है, तो 64 बिट से ऊपर नहीं हो सकती, ये अधिकतम हमने बोला है आपको। अब उसके बाद कुछ मेमोरी यहाँ पर हमने लिख रखी है, और मेमोरी के जो है किस मेमोरी में कितना डेटा स्टोर होता है, यानी एक बिट किससे मिलकर बनता है, एक निबल किससे बनता है, एक बाइट किससे बनता है, किलो बाइट किससे बनता है, तो आपको आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया बिट। कितना? एक बिट जो होता है वो आपका 0 और 1 कैरेक्टर से मिलकर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिट का फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया, बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट, ठीक है। उसके बाद बिट से आपको पता होगा, बिट से बड़ी यूनिट बाइट आपने पढ़ा होगा, लेकिन बिट से बड़ी यूनिट एक निबल होती है। क्यों? क्योंकि एक निबल 4 बिट से मिलकर बनता है, इसलिए 4 बिट होता है। क्योंकि बाइट जो होता है वो 8 बिट से बनता है, तो अगर 4 बिट से कोई बनना है तो इसका मतलब वो 8 से छोटा है, इसलिए बिट से बड़ी यहाँ पर निबल आएगा। आपसे डायरेक्ट पेपर में एक पूछता है कि एक निबल बराबर,
एक निबल बराबर कितने बिट, तो 4 बिट। ठीक है। अगर वो पूछ देता है एक बाइट बराबर कितने निबल, तो देखो आपने पढ़ा है एक बाइट बराबर 8 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट आपने पढ़ रखा है। अब कितने निबल उसने पूछा है, तो 8, यानी एक निबल में होता है 4 बिट, तो यहाँ पर 2 निबल हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 निबल हो जाएगा, एक बाइट के बराबर। एक नया क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो जाएगा। आगे एक बाइट 8 बिट से मिलकर बनता है। एक किलो बाइट, ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, बिट हो गया, निबल हो गया, एक बाइट हो जाएगा। ये एक बाइट जो होता है भाई 8 बिट से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर केबी, ठीक है, एक केबी किससे बनता है, 1024 बाइट। उसके बाद एक एमबी होता है, केबी के बाद आता है आपका एमबी, मेगाबाइट जिसको बोलते हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या होता है, 1024 केबी से मिलकर बनता है, 1024 केबी से। अब उसके बाद एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद जीबी होता है 1024 मेगाबाइट इसमें आते हैं। जीबी के बाद आपका टीबी होता है, इसका मतलब टेराबाइट होता है, जो 1024 जीबी से मिलकर बनता है। उसके बाद एक पीबी होता है, पीबी का मतलब पेटाबाइट होता है, जो 1024 टेराबाइट से मिलकर बनता है। उसके बाद ईबी होता है, ईबी का मतलब एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट जो होता है 1024 पेटाबाइट से मिलकर बनता है। उसके बाद एक जेडबी होता है, जिसका मतलब जेटाबाइट होता है, 1024 एक्साबाइट से मिलकर बनता है। उसके बाद एक वाईबी होता है, वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट, जो कि हमने लिख दिया है, और 1024 जेटाबाइट से मिलकर बनता है। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आपको आज का चैप्टर मेमोरी जो था वो आपको समझ आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, जो हमने पढ़ाया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे जिस एग्जाम में आप बैठो, कंप्यूटर अगर वहां कहीं पूछा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग जिनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लगा हुआ है तो वो लोग इसको पढ़ पाएं, उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ उन तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर, आपकी अगर मैथ कमजोर है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर मैथ की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। कल जैसे हम आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसके बाद आपको हिंदी की प्रैक्टिस कराएंगे। हिंदी मतलब चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। और रीजनिंग भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, और जीएस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि जीएस समझाना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। क्योंकि जीएस जब लाइव क्लास हम पढ़ाएंगे तभी यहाँ पर आपको समझा पाएंगे सामने। ठीक है, तो जीएस की प्रैक्टिस ही करा पाएंगे। और कंप्यूटर आपका चल ही रहा है, और कंप्यूटर आपका चल ही रहा है, तो इस पे आसानी से आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, एमटीएस, और भी यहाँ पर बीएसएफ, इस टाइप के एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे इतनी तैयारी हो जाएगी कि आसानी से आप इन एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बस आपको टाइम देना है। हम यहाँ पर डेली आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाते जरूर हैं। जैसे एक दिन मैथ पढ़ाया, अगले दिन हमने जीएस की प्रैक्टिस करा दी, अगले दिन रीजनिंग पढ़ा दिया, अगले दिन आपको फिर से कंप्यूटर पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया। तो ऐसे करके यहाँ पर चलेगा डेली, मतलब आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर मतलब पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो इससे आपको हो पाएगा। अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए, और यहाँ प्रेजेंटेशन अभी बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन हम ही को टाइप करना होता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे सही होते हैं, स्थितियाँ सही रही, हर चीज़ सही होती जाएगी। वैसे हम आपको दिन में 2 क्लासेस देंगे। दिन में 2 क्लासेस, जैसे सुबह हमने आपको जीएस पढ़ा दिया, शाम को आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से डेली आपका चल पाएगा कि सुबह जीएस, शाम को मैथ, डेली आपके रिवीजन और तैयारी साथ में हो पाएगी। तो इससे आपको बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, तो इसमें आपको कोई भी सूचना होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।